हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी वीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि जो कि घटना चक्र की है आपकी 2022 चल रही है। यहाँ पे देखिए दृष्टि घटना चक्र 2022 की करंट अफेयर्स जो 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक है, और इसमें हमारा पार्ट 3 आज हम करेंगे। किसका करेंगे? राष्ट्रीय परिदृश्य का करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अभी जो है हमारा चल रहा है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे चल रहे हैं इस वक्त। फिर हम करेंगे विधिक परिदृश्य, देन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे। टॉपिक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद है आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, देन उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे यहाँ पे, फिर संक्षिप्तियाँ, और फिर लास्ट में है खेल परिदृश्य। चलिए, जितना कर लिया गाइस उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड घटना चक्र के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ नेक्स्ट हमारा जो है वो है कार्बी आंगलोंग समझौता। इसकी बात करते हैं। तो लिखा है कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा वृहत नृजातीय और आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए क्या है अलग राज्य की मांग कर रहा है। अब स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं। तो 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों और 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। फिर बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि यानी कि गुट की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, फिर है कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल लिबरेशन फ्रंट, तीसरा है आपका कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, देन यहाँ पे है कुकी लिबरेशन फ्रंट एंड यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। मिलकर इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे। फिर है KAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल है। फिर यहाँ लिखा है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। तो गाइस, यहाँ देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया है। यहाँ पे है, देखिएगा इस ये वाला NERD-SDGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्मरणीय तथ्य में देखें तो गाइस NERD-SDGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबद्ध है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। प्रत्येक जिला हेतु NERSDG इंडेक्स SDG वार 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है।
SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। तो कैसे यहाँ लिखा है, प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि किसी जिले में 100 अंक प्राप्त किए हैं तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। फिर इसमें लिखा है सूचकांक में 75.87 अंक के साथ जो है पूर्वी सिक्किम जिला पहले और 75.73 अंक के साथ जो है आपका गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। और रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर जो है आपका 75.87 तक विस्तृत है, जिसमें 53 अंक के साथ कौन सा है आपका किफिरे, जो कि कहाँ का है, जिला नागालैंड का। फिर इसमें लिखा है रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत, जबकि जो आपका 34 जिले जो है अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्म करने वाले जो है वर्ग हैं। फिर यहाँ लिखा है सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले जो है अग्रणी श्रेणी में है, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी मतलब एस्पिरेंट और लक्ष्य प्राप्त करता है यानी कि अचीवर्स श्रेणी में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है गाइस, इस बॉक्स में लिखा है सिक्किम की राज्य मछली। तो 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है को राज्य मछली घोषित किया है। तो इसमें लिखा है कॉपर महसीर का वैज्ञानिक नाम क्या है, नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। ठीक है, ये मछली मुख्य रूप से तीस्ता और क्या है रंगित नदी तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया। फिर इसमें नेक्स्ट है अब राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम यानी कि ताड़ मिशन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की। एक नई केंद्र परियोजना योजना के रूप में लॉन्च इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर स्मरणीय तथ्य में बात करें तो इस मिशन के उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, इसमें लिखा है वर्ष 2025-26 तक जो है ऑयल पाम के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रों को आच्छादित करना और अंततः इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है। कच्चे ताड़ तेल यानी कि क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक जो है 11.20 लाख टन और वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक क्या है पहुंचाना। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पाद वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 365.65 लाख टन पहुंच गया है। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2,196 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फिर है जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा और देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले के रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई थी। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की थी। फिर लिखा है ये बाग 4,490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम
1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो यहाँ लिखा है 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का उपयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्गों के परिवार को स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। 2018 में इस योजना का विस्तार इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया था। ये 7 श्रेणियां निम्नवत हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातीय, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र, नदी द्वीप में निवास करने वाले लोग, ये आ गए। और इसके साथ ही जो है एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में वितरित किया। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आभासी माध्यम से किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई थी। यह अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। पीएमयूवाई 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया गया जिन्होंने पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। शून्य अभियान की बात करते हैं तो 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने आरएमआई इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की। यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहन को जो है बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। नेक्स्ट है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। तो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। स्मरणीय तथ्य में बात करें तो यहाँ लिखा है 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात क्या है इस विधेयक को अधिनियम का रूप दे दिया गया। फिर इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी यानी कि सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय की बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी और इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। फिर इसमें लिखा है एकीकृत बहुउद्देशीय तो यहाँ लिखा है एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम, यानी कि यहाँ पे लिखा है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी होगी। ये निगम जो है लद्दाख में पर्यटन और परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों और हस्तक्षेप उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास और वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। इसमें लिखा है अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का जो है विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम पर दर्ज था। देखिए कितने फीट, 18,953 फीट ऊंची। फिर इसमें लिखा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार फेयर बैंक्स अलास्का अमेरिका से सेंटियागो चिली तक, फिर यहाँ से पूर्व की ओर क्या ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना तक, फिर ब्राजीलिया ब्राज़ील में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है। ठीक है, इसकी लंबाई 24,140 किलोमीटर यानी अप्रॉक्स बोले तो 15,000 मील है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य की बात करें तो 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो 19,1300 फीट की ऊंचाई पर, अगर ये वाला कितने फीट की ऊंचाई पे था, 18 यही वाला चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 953 राइट। अब यहाँ पे है 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था और इस सड़क का निर्माण जो है हिमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया। 52 किलोमीटर लंबी डांबरीकृत रोड है ये। उमलिंग ला टॉप से होकर गुजरने वाली ये सड़क जो है लद्दाख के चिसुमले और एवं देमचौक गांव को आपस में जोड़ती है। ये सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थानों पर निर्मित की गई है। उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट की ऊंचाई पर, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर जो है 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर इसमें लिखा है 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर्स से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क जो है निर्मित की गई है। यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट हिमांग। ये क्या है, लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांग को सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2 माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमांग परियोजना के तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला तुंगलांगला चांगला दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल हैं। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ लिखा है लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी। तो अगर 31 अगस्त 2021 को जारी की एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाले जो सारस है उसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण या क्या हंगुल, जबकि राज्य पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा उनसिया, जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस निग्रिकोलिस। उल्लेखनीय है कि IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुभेद यानी कि वनरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिम तेंदुए उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को जो है लॉन्च किया था। फिर उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटासन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। देन ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन। लिखा है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी को लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नकद रहित और संपर्क रहित
साधन है। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो देश में नकद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ई रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है। तो मूलतः ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी उपयोगकर्ताओं को उनके फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पूर्व भुगतान यानी कि प्रीपेड वाउचर है। डिजिटल क्यूआर कोड और क्या है, एसएमएस के रूप में प्राप्त इस ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। ये भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। ये एक ऐसा विशेषता है जो उसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यम से अलग करती है। ई रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी ई रूपी का प्रयोग कर सकेंगे। तो इस इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका प्रयोग संभव हो सकेगा। ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है। सीबीडीसी भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है, जबकि ई रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी की जाने वाली एक डिजिटल वाउचर है। ठीक है। अब लिखा है सहकारिता मंत्रालय का गठन। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय नामतः सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया गया है और इस नए मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया है, जबकि बीएल वर्मा को सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। देन यहाँ लिखा है यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सहकारी समिति के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को कारगर करने और बहु राज्य सहकारी समिति के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। लोक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की बात करें तो 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर जो है वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया। तो इस नए विभाग के जुड़ने से अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए हैं। वित्त मंत्रालय के विभाग की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्थिक कार्य विभाग हो गया, व्यय विभाग हो गया, राजस्व विभाग, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग हो गया, वित्तीय सेवा विभाग हो गया, लोक उद्यम विभाग हो गया और साथ ही अब भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20। तो 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-20 जारी किया। उच्च शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा वार्षिक रूप से जारी AISHE श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। लिखा है उच्च शिक्षा में कुल नामांकन के 3.74 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.04% वृद्धि के साथ जो है 3.85 करोड़ रहा है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या कितनी है? 49% है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, इसके बाद महाराष्ट्र है, देन तमिलनाडु है। फिर सकल नामांकन अनुपात की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा की नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 24.3% के मुकाबले 2019-20 में क्या है 27.1% रहा, यानी कि इससे ज़्यादा। फिर इसने कहा उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी जो है उत्तर प्रदेश 8,985 पर
प्रथम स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटका है। फिर लिखा है उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक वर्ष 2018-19 के 1 के मुकाबले 19-20 में कितना है 1.01 रहा। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है आपका 26, यानी कि 26 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और 8वें नंबर पे है आपका गुजरात। फिर इसमें लिखा है सीईओ वाटर मैंडेट। सीईओ वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली यानी कि पीपीपी वाली एक क्या है अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर लाती है। तो इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका की भागीदारी में किया गया। तो अब इसमें क्या लिखा है, पहला 4 जून 2021 को भारतीय विज्ञप्ति के अनुसार भारत में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरता बन गई है। इसके साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु 3R यानी कि रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज पुनर्प्रयोग करना और रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण की और क्या है अधिक बढ़ावा देगी। अब उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 को भारत की 2 अन्य कंपनियां यथा एक जल जयपुर राजस्थान एवं सृष्टि लाइफ साइंस बड़ौदा गुजरात की भी सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरता बन गई है। एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा यहाँ लिखा है 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है। फिर एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क तो 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रन में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। 21 अगस्त 2021 को एनटीपीसी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते हुए सौर संयंत्र की स्थापना की है। लिखा इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 25 मेगावाट है और इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार रामागुंडम परियोजना की कुल संचालित विद्युत उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट तक पहुंच गई है। ज्ञातव्य है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। अब बात करेंगे तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21। तो यहाँ लिखा है 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन
और विकसित किया गया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उसकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 SDGs में प्रदर्शन के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। तो 2020-21 की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है। 16 SDG के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। तो रखा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। 0 से 49 अंक तो आपका है एस्पिरेंट, 50 से 64 अंक यानी कि परफॉर्मर, 65 से 99 यानी कि फ्रंट रनर और 100 है तो अचीवर हो गया। इसमें लिखा है नवीनतम रिपोर्ट में भारत का जो संयुक्त स्कोर क्या है 66 रहा है। 2019 में कितना था 60। तो यहाँ लिखा वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। फिर लिखा यह सूचकांक में इस सूचकांक में राज्य की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो है 75 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पे है और जो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। अब इसमें लिखा है SDG सूचकांक 2020-21 शीर्ष राज्य। तो फर्स्ट नंबर पे है केरल, सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और फोर्थ नंबर पे थर्ड नंबर तो है ही नहीं क्योंकि सेकंड पे 2 आ गए। फिर लिखा है फोर्थ पे है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड 8 पे है सिक्किम और 9th पे आपका महाराष्ट्र। फिर लिखा है SDG भारत सूचकांक 2020-21 अंतिम 5 राज्य की बात करें 28 पे है बिहार, 27 पे है झारखंड, 26 पे है असम, 22 पे है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, देन 19 पे है छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा। फिर इसमें SDG भारत सूचकांक 2020-21 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन तो बात करेंगे हम। फर्स्ट नंबर पे है चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, फिफ्थ नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 6 नंबर पे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, 8 पे है दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। तो मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि जो है न्यूनतम 5 वर्ष होगी। तो इस मिशन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना। वह बायोमास पैलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना। अब विद्युत संयंत्रों तक उसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। फिर इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति यानी की परिकल्पना की गई है जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी जो है हितधारक शामिल होंगे। फिर बायोमास को फायरिंग की बात करते हैं यहाँ पे। इनमें किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थ के सम्मिश्रण और दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। तो UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी है। किसने? UNFCCC ने। फिर लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। ये महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम पूरे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा तथा देश के बाहर भारत के दूतावास में भी इसका आयोजन होगा। अब लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक क्या है श्रृंखला है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ कब हुई? 15 अगस्त 2022 के
सप्ताह पूर्व जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। तो ये पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति भी गठित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होगा। फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य हैं निम्नवत हैं। पहला, इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम को इतिहास के पन्नों में दोबारा पढ़ें। वे अनसंग हीरोज को सामने लाना। 1857 से लेकर 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों और युवा पीढ़ी को देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना एंड 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ जो है निर्धारित किए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर है। युवा योजना इंडिया एट 75 परियोजना का अंग है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म दृष्टि, वही शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? 16 से 27 अप्रैल 2022 मुंबई में। वे किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो 21 अप्रैल 2022 को ये है आपका उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। फिर है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये है आपका नागपुर में। फिर है पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो मणिपुर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में। फिर हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बन गया? तो जामताड़ा झारखंड में। फिर वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो गया? आपका आगरा, उत्तर प्रदेश। किस संस्था द्वारा क्या है डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा। फिर लिखा है किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? तो यह है आपका महाराष्ट्र। फिर है केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश से। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आंसर है हमारा पनौरा धाम, बिहार को। हाल ही में इंडिया एक्सप्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो इसमें है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG ने। फिर है किस राज्य में उसकी पहली पवन और हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? तो आंसर है हमारा गुजरात। दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF+ गांव घोषित किया गया? तो वो है मिजोरम। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो यहाँ पे लिखा है बहराइच। फिर पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि, केरल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले
ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया? तो लखनऊ और देहरादून। कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। फिर जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो है जेरी बस्ती। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देश का पहला LPG युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु। वह पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ओडिशा। तो यहाँ पे है किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो कर्नाटका। पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? तो पटियाला। फिर है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो है डासना गाजियाबाद में। फिर 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो 16 अहमदाबाद। लिखा है एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यहाँ पे है सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पंजाब। फिर नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए? तो तसेमयू और न्यूलैंड। वे है चुमुकेडिमा। कुल 15 जिले। फिर लिखा है किस राज्य में 5 द्रोण स्कूल खोले जाएंगे? तो ये हो गया आपका आंसर मध्य प्रदेश में। फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में? यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में। फिर लिखा है साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया जल शक्ति मंत्रालय ने। फिर इसमें लिखा हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें लिखा है औषध क्षेत्र में पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पॉट होटल शुरू किया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। देश का पहला समुद्री जिला घोषित किया गया तो बालासोर जिला ओडिशा को। ठीक है। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया तंजावुर तमिलनाडु में। वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया कहाँ? रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में। फिर भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन है। कौन सी है? भारत गौरव। तो गाइस जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर रहे थे वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है विधिक परिदृश्य। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एंड शेयर ज़रूर करिएगा आप वीडियो को या फिर चैनल को अपने दोस्तों में। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए भी आप प्लेलिस्ट यानी कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी आपकी विधिक परिदृश्य के साथ।